ने धंधा बना दिया है शिक्षा को, और शिक्षा को धंधा बनाने के लिए ये जितने भी राजनीति पार्टियां हैं सब उसमें सम्मिलित है। फिर उन लोगों पे थोप देना चाहिए जो बेरोजगार है, इंस्टीट्यूट खोले हैं पटना में, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। क्या ये लोग शिक्षा माफिया है? आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी इम्तिहान की, आशा है कि पास करेंगे, मर्जी है भगवान की। ये सब नहीं मानते हैं सत्ता के नेता लोग। ये लोग कोचिंग खत्म होगा तो क्या होगा पता है? ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगा, और ट्यूशन पढ़ाएगा तो एक एक घर में कौन ट्यूशन पढ़ाएगा? 2-2 हजार 3-3 हजार जो शिक्षक को कौन देगा? जो अमीर होंगे। तो गरीब को और गरीबी की ओर ढकेलने का ये एक जरिया। 14 साल के बच्चे तक तो ठीक है, वो 10 तक पढ़ते हैं और वहां पे आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, क्योंकि 14 साल के बच्चों तक आपका अधिकार है उनका की शिक्षा ग्रहण करना, जैसा कि 2009 में पारित हो चुका है आरटी के। लेकिन अब दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि आपने पारित कर दिया, अच्छी बात है, वो नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ाई कहाँ हो रहा है? जब जैसी कॉलेज में जाते हैं आपकी शिक्षा इस तरह से ध्वस्त है कि वहां पे ना कोई आपके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उस तरह के टीचर मौजूद है, और टीचर जो मौजूद है व्यवसाय के रूप में, जो प्राइवेट करते हैं वो व्यवसाय का धंधा करते हैं, और जो गवर्नमेंट में है वो तो पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन इसको देख रेख करने के लिए आपके पास कोई प्रणाली नहीं है, लेकिन आप जल्दीबाजी में अभिभावक के अनुरूप की अभिभावक का सहानुभूति ले, उसके अनुरूप आपने ये तो निकाल दिया, लेकिन आपने समझा नहीं कि इसका प्रभाव कितना दूरगामी पड़ेगा, और बच्चे इसमें अशिक्षित होने का ज्यादा डर है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही वहां जाते हैं। आखिर अभी तक क्यों गए? हम मान लेते हैं कुछ पढ़ के लिए ये नियम लाया ही गया, लेकिन बेरोजगारी के इस आलम में जो लोग कोचिंग चला रहे थे, पढ़ा रहे थे, उन पे तो असर दिखने को मिलेगा। बिल्कुल यही बात तो हम बताना चाहते हैं लोगों को कि कोचिंग एक धंधा है, जैसा कि आप बेरोजगारी का आलम क्यों? शिक्षा जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य हमें सेवा भाव से करना था, लेकिन हमने धंधा बना दिया है शिक्षा को, और शिक्षा को धंधा बनाने के लिए ये जितने भी राजनीति पार्टियां हैं सब उसमें सम्मिलित है। क्योंकि इतना दिन में वो क्या होता है भाई कि तुरंत कभी मंत्री बदल जाते हैं और वो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं उस इसको चलाने के लिए, कि वो सब जान गए, शिक्षा में भी वही, स्वास्थ्य में भी वही, सब वो जान जाते हैं, प्रगाढ़ विद्वान बन जाते हैं। नहीं, क्योंकि अभिभावक के आलोक में उनको राजनीति करना है, और राजनीति के आलेख में ही ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि हम अभिभावक को सहानुभूति हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसमें बहुत चौपट होने की आसार। हाँ, स्वाभाविक है कि ये जो धर्रा चला आ रहा था और बहुत तो इससे रोजगार मिला हुआ था, और उस रोजगार पर भी कुठारघात है। हाँ, ये कम कर सकते थे एक पॉलिसी लाके कि जो आपको शिक्षा में पढ़ रहे हैं 16 साल कोचिंग में जाएंगे, वो इस फीस के अंदर ही देना होगा, न्यूनतम फीस पे पढ़ाई, और ये धीरे धीरे सतत प्रयास से ही शिक्षा में बदलाव से एक बैग कोई हार्ड एंड फास्ट कानून। राकेश जी, आपने बोला शिक्षा को व्यवसाय, आखिर कौन लोग बना रहे हैं शिक्षा को व्यवसाय? हर एक दिन नए पब्लिक स्कूल ओपन होते हैं, खुलते हैं, आखिर कौन लोग हैं वो? बिल्कुल, शिक्षा का व्यवसाय ये एक माफिया है। ये माफिया में सिर्फ यही लोग नहीं, सारी ये शिक्षा के माफिया का केंद्र बना हुआ है जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और राजनीतिक पार्टियां ही नहीं है। जैसे कि आप बनेंगे, गवर्नर पढ़ते हैं और गवर्नर साहब स्कूल खोल लेते हैं, उसके बाद आपके जज बनेंगे, जज साहब की बीवी पढ़ा रही है कॉलेज में। इसमें पूरी तंत्र को चौपट करने के लिए जितने भी अपर सेक्शन है, खासकर राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं वो स्कूल खोलते हैं, और जितने भी प्राइवेट स्कूल खोले या तो राजनीतिक लोग, नेता लोग का है, या फिर उनके संरक्षण में ही प्राइवेट स्कूल चलता है, और ये पूरी तरह से व्यावसायिक है। आप देख लीजिए कि स्कूल का फीस कितना है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा सेवा भावना से होना चाहिए, वहां ये धंधा बना हुआ है। या फिर उन लोगों पे थोप देना चाहिए जो बेरोजगार है, इंस्टीट्यूट खोले हैं पटना में, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं। क्या ये लोग शिक्षा माफिया है? क्या ये लोग शिक्षा को व्यवसाय पे जोड़ के देखे रहे हैं? नहीं, ये छोटी छोटी कोचिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल है कि वो एक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के, लेकिन व्यवसाय वो होता है जिसमें हजारों हजार लाखें लोग रहते हैं, और उनका जो लागत है वो करोड़ों में जाता है। करोड़ों में शिक्षा के बत्ते नहीं आते, वो पूरा होर्डिंग देते हैं, प्रचार करते हैं, अच्छा से पढ़ाने के एवज में उनको नहीं किया जाता है। आप देखिए जगह जगह होर्डिंग भर दिया जाता है, वो चाहे राजनीति का पाठ हो या शिक्षा का पाठ। क्या जरूरत है भाई इस होर्डिंग से? आप कुछ भी प्रोग्राम करो, ये खर्च करने की क्या, जो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? जैसे कि इन्हीं लोग के बच्चे होंगे जो सड़क पे है, जाते होंगे इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, कोचिंग जाते होंगे पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते होंगे, तो उस कॉलेज में तो लेक्चरर भी होनी चाहिए ना, प्रोफेसर भी होनी चाहिए ना। जब उन सब्जेक्ट के, उन विषय के टीचर ही नहीं रहेंगे, प्रोफेसर ही नहीं रहेंगे, तो बच्चे एजुकेशन ग्रहण कैसे कर पाएंगे? मान लेते हैं कि 14 साल तक के बच्चे को वो नहीं आना चाहिए, लेकिन 16 साल के बच्चे +2 में तो भी है। बिल्कुल यही बात है। जिस आलोक में आप देखे हैं, राजनीतिक पार्टियां का सिर्फ एक ही मंशा है, लोग अच्छे से पढ़े नहीं,
क्योंकि जब ये अच्छे से पढ़ जाएंगे तो इनके पीछे झंडा कौन ढोएगा। और जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम पढ़े और हमारा बेटा फिर राजनीति करे। क्योंकि अच्छे जो आप कॉलेज देते हैं वहां पे शिक्षक है, और शिक्षक है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है, और वही लोग फिर कहते हैं कि ये सही है ये गलत है। पहले तुमको व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, इसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी होगी, तब इन निर्णयों पे तुम्हें हाथ डाले। लेकिन तुम चूंकि जानते हो कि राजनीति करना है, एक बैग हाथ डाल देते हो और इस तरह से इसको शिक्षा को और चौपट और धरातल में लिए जा रहे हैं। जो 1 लाख रुपए का जुर्माना बोला लगाया जाएगा अगर जिस इंस्टीट्यूट में 16 साल के कम उम्र के बच्चे स्टडी करेंगे, क्या ये जायज है? देखिए ये इतना आसान नहीं है, बस कह दिए और हो गया। बिल्कुल इसने मना दिया और उसने कह दिया, यही तो हम कर रहे हैं। धरातल पे उसने सर्वे ही नहीं किया और पता ही नहीं किया किस आलोक में लगा रहे हो भाई। अभी पूरा धरातल उसने तैयार ही नहीं किया, न मापदंड तैयार किए, बस 1 लाख लगाएंगे। अरे तुम्हें पता चलेगा तब न लगाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। वो घर घर कोचिंग, और कोचिंग खत्म होगा तो क्या होगा पता है, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगा। और ट्यूशन पढ़ाएगा तो एक एक घर में कौन ट्यूशन पढ़ाएगा? 2-2 हजार 3-3 हजार जो शिक्षक को कौन देगा? जो अमीर होंगे। तो गरीब को और गरीबी की ओर ढकेलने का ये एक जरिया तैयार किया जा रहा है, न कि इसके बंद करके बहुत बड़ा अभिभावक के एहसान। सरकार पास तो कर रही है, सरकार तो आदेश पे आदेश ला रही है, सरकार तो कानून पे कानून बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें कानून के इसमें राज्य में कौन इसका आत्मभोगी है, कौन भोग रहे हैं? ये हमेशा भोगी तो जनता ही होगा ना, और खासकर वो जनता जो गरीबी की ओर जा रहा है। गरीबी को गरीब बनाने का तो एक मुहिम चलता ही है इन राजनेताओं के तहत। अब शिक्षा में भी है कि उनको शिक्षा ही न दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा लेंगे तो उनको पेट भरेगी, वो कमाई करने लगेंगे, रोजगार होगी, पेट भरेगी। जब पेट भरने लगेगी ना तो वो उनसे प्रश्न करना लगेंगे, और जब प्रश्न करेंगे तो नेताओं का ये जो चल रहा है बार बार राजनीति वाला धंधा वो खत्म होने लगेगा और दूसरे लोग आने लगेंगे। तो उसी राजनीति के धंधा को खत्म नहीं होने के लिए इस मुहिम को लाया गया है, और इसे रोकने का बिल्कुल जनता को ही प्रयास करना पड़ेगा। सर, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 243 विधानसभा सीट है, पूरे देश में 543 सांसद की सीट है। आखिर ये नेता लोग है कहाँ, क्यों नहीं इस पे अपनी बात रखते हैं? आपको बता दें एडीआर रिपोर्ट के अनुसार जो ये है ना 75% लोग पे संगीन मामला है। ये जो विधायक और ये है खासकर बिहार के, वो क्यों चाहेंगे भाई? वो तो गुंडा करके बने हैं। एमएलसी आप जान लीजिए वो पैसा से खरीदे जाता है, ये छिपा हुआ चीज नहीं है। क्योंकि जहां हमें चुनना रहता है कि किसी कार्य में, अच्छे कार्य के लिए उनको चुना जाता है कि ये आप सामाजिक कार्य के लिए, कोई ये डॉक्टर के लिए, वहां पे पैसा देके एमएलसी बन जाते हैं। वो क्यों चाहेंगे? पहले वो पैसा इकट्ठा करेंगे आने वाले पीढ़ी के लिए, फिर अपने बेटे के लिए। और ये अभी चौपट करने के जो शिक्षा ला रहे हैं 16 वर्ष का, ये बिल्कुल गलत नीति से। इसके पहले स्वरूप को रूप को तैयार करना होगा, तभी इसमें उन्हें हाथ डालनी होगी, वरना ये सही नहीं है। विरोध होना चाहिए इस व्यवस्था। बिल्कुल हमें जनता को जागृत करना होगा। और जब देखिएगा सत्ता जब आती है उसके बाद विपक्ष की भूमिका होती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन विपक्ष मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी भी संलिप्तता हो जाती है। और जब विपक्ष भी मौन हो जाता है तो फिर हम बुद्धिजीवियों का ये कर्तव्य बनता है, न सिर्फ हम कमरे में बल्कि सड़क पे उतर के इसका विरोध करें, जन जागृति करें। क्योंकि सत्ता के लिए कभी वो बैठेंगे कभी वो बैठेंगे, और उन्हें भी मलाई खाना ही है। तो बुद्धिजीवियों का और ये आम जनता को जागृत करते हुए बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं, सही बातों को जनता के बीच रखें। जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो शिक्षा मंत्री होते हैं, तो रातों रातों बदल दिया जाता है जब इस तरह की बात आती है सामने। बिल्कुल दिया जाता है कि हम शिक्षा मंत्री नहीं है भाई, हम शायद हो जाते हैं। जो है उनसे बात कीजिए ना, जो आया है उनसे बात कीजिए ना। ये इस तरह का माहौल कभी कभी देखिए यही होता है, ये राजनीति का पार्ट है। क्या है भाई, चला आ रहा है शिक्षा मंत्री, हर 10 दिन पे 1 साल पे बदल दिया जाएगा। उसको क्या समझ और कितना आ जा रहा है भाई शिक्षा मंत्री, वो एक चेहरा होता है। अब आप क्या करिएगा, महीना दिन आप सोचिएगा अरे ये तो अभी नए नए आए ही है, सोचिए तो आपका महीना दिन पीछे लेके चलेगा। इसी तरह ये पीछे शिक्षा से इन्हें कोई लेना देना नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य कमाई का जरिया बन चुका है, और इसमें हर राजनीतिक पार्ट आते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही राजनीति का एक पार्ट बन चुका, कमाई का एक धंधा बन चुका है, जिसमें लोग जाते हैं, वहां भी कमाते हैं और यहाँ भी कमाते हैं, और ये पैसा से ही वापस वो चुनाव में लड़ते हैं। कितनी संतुष्ट है सर की बातों से? बोलिए। एडुकेशन का नीच स्तर का एक गाना गा देते हैं, उससे उसके बाद मैं एंड करूंगा। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी इम्तिहान की, आशा है कि पास करेंगे, मर्जी है भगवान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। भूगोलों की बात न पूछो, इसकी एरिया लंबी है। रेखा गणित को तो समझो, घर का निचला खंबा है।
पट लिखा था नाम लेकर पवन सुत हनुमान की, आशा है कि पास करेंगे, मर्जी है भगवान की। ये सब नहीं मानते हैं सत्ता के नेता लोग, ये लोग नहीं दस मिनट। जानना चाहते।